नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं गोल्ड के साथ, क्योंकि आप देखिए कि गोल्ड में इस वक्त MCX पर 28 रुपए की नरमी है। 50,253 का लेवल है MCX पर गोल्ड में, लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। ऊपर नीचे इतना कि इसको जरा आप आंकड़ों के जरिए समझिए कि गोल्ड में पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में अब तक हुआ क्या है। लास्ट वीक गोल्ड का भाव 50,000 के नीचे आया था, लेकिन 50,000 के नीचे टिक नहीं पाया। उसके बाद फिर से तेजी शुरू हुई और बहुत वक्त नहीं बीता है। कल की बात है, मंगलवार की बात है, जब गोल्ड 50,700 के करीब पहुंच चुका था और ये लग रहा था कि अब मार्केट 50,000 के दायरे से बाहर निकलेगा। लेकिन जब 50,700 के करीब पहुंचा गोल्ड, तो कल ही फिर वहां से गिरना शुरू हुआ और गिरते गिरते हालत ये हो गई कि आज एक बार फिर से मार्केट 50,000 के करीब आ गया और लग रहा था कि आज फिर मार्केट तोड़ेगा 50 का लेवल। लेकिन जब ये लग रहा था तो उसके बाद मार्केट ने अचानक यू टर्न लिया और फिर वहां से करीब 250 से 300 रुपए की रिकवरी आ गई। तो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, लेकिन सवाल यह है कि अब यहां से आगे की दिशा क्या ऐसी ही रहेगी, ऊपर नीचे वाली, इतना ज्यादा मोड़ रहेगा रास्ते में, या कोई एक डायरेक्शन गोल्ड का प्राइस पकड़ेगा? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं मनोज के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, भाविक पटेल साहब हैं ट्रेड बुल्स के, और साथ ही सुनील बलदेवा हैं, प्रेसिडेंट हैं एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जाजी, बताइए क्या हो रहा है गोल्ड में? ये हम लोग ने सबने डिसाइड किया था। नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए सर क्या करवा रहे हैं गोल्ड में आप? ये सर ऐसा है कि गोल्ड के ऊपर एक दबाव रहेगा, ये मैंने आपको बहुत महीनों से बोल रहा हूँ, आज भी वापस बोल रहा हूँ। ये $1,700 है। अब 1680 जो डॉलर है वो एक सेंटिमेंटल वैल्यू है। वो जिस दिन तोड़ेगा, बहुत दिन से जो है ना वो वहां से आके रिटर्न जा रहा है, वहां से आके रिटर्न जा रहा है, लेकिन आज न कल वो तोड़ेगा ही उसको। ये बात मेरी जैसे अनुमान है। जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट, फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी 250 बेसिस पॉइंट पहुंच चुका है और जितने भी एनालिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड पे, उनका कहना है कि मिनिमम जो है 3.25 से 4% तक की इसकी तक जरूर जाएंगे बढ़ाते, और अगला भी जो फेड रेट है वो भी 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ाएंगे। और कुछ एनालिस्ट का तो इतना भी कहना है कि अगर महंगाई दर जो है वो 8% से जो अभी चल रही है, वो अगर 3 के आसपास ना पहुंचे तो थोड़ा सा रिस्क लेके शायद वो 4.5% तक भी फेड रेट हो सकता है। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ आप देखिए जो डॉलर इंडेक्स है, जिसमें हाईएस्ट वेटेज आता है आपका यूरो डॉलर का, 56% का है। तो ये जो 6 करेंसीज हैं डॉलर इंडेक्स, वो 20 साल के ऊंचाई पे है। आप एक साल पहले देखो वो 89.45 था और आज आप देखिए वो 110 के ऊपर आ गया है। तो उस पूरे वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज हैं, वो रुपया को इस तरीके से छाप रहे हैं, मतलब सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स और भी मजबूत हो रहा है। तो ये सब, और ये आगे रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। मतलब मनोज जी, आप जिस तरह से फंडामेंटल बता रहे हैं, मतलब आपके फंडामेंटल को सुनने के बाद मुझे आपसे अगला लेवल पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है कि पता नहीं अगला लेवल आप क्या बताएंगे। क्योंकि जब 2070 था तो पता नहीं आपने कहा था $300 गिर जाएंगे, गिर भी गए। अब पता नहीं, अब मैं आपसे लेवल पूछूं तो आप आगे क्या बताएंगे लेवल। लेकिन लेवल पूछूंगा, आपका लेवल जानना भी जरूरी है। लेकिन बीरेन वकील, आप बताइए सर। बीरेन जी, क्या आप सहमत हैं क्या मनोज जी की बात से? मनोज जी कह रहे हैं कि गोल्ड के लिए पूरा सीन खराब ही है, डॉलर मजबूत हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। आप एग्री करते हैं कि गोल्ड अभी दबाव में ही रहने वाला है सर? इंडिया के हिसाब से मैं इसको ट्रीट करूंगा, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूं। तो बिल्कुल सर। मुझे MCX के टर्म में
गोल्ड काफी मजबूत लग रहा है। अच्छा। अगर डॉलर टर्म के हिसाब से देखें हाँ। तो मुझे 1660-70 के नीचे नहीं लग रहा है, बट यहाँ से 1880-1900 बिफोर दिसंबर लग रहा है। हालांकि मैं ये बात मानता हूँ कि 2 बार 75 बेसिस डिस्काउंटेड हो चुके हैं। मीन्स सितंबर में भी 75 बढ़ेगा, दिसंबर में भी इसमें भी बढ़ेगा, बट स्टिल जो हालात डेवलप हो रहे हैं, जो यूके ने स्टिमुलस दिया, ईसीबी ने कल थोड़ा हल्का सा स्टिमुलस दिया जर्मनी में, हाँ। ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मेरा मन जो बीच में मंदी का हो गया था गोल्ड में, वो वापस तेजी का हो गया है। कितना तेज सर एमसीएक्स पर आपके हिसाब से, कितना तेज गोल्ड? मुझे एमसीएक्स के हिसाब से अगर मैं दिसंबर तक का या तो दिवाली तक का टाइम फ्रेम रखूं, 4-6 वीक का, तो मैं समझता हूँ 52,553 तक मैं देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये टारगेट आपका है। लेकिन आज क्या किया जाए भाविक जी, क्योंकि अब इसी हफ्ते ईसीबी की मीटिंग भी होनी है, वहां पर भी दरें बढ़ने की पूरी संभावना दिख रही है। आप बताइए कि अभी इस वक्त एमसीएक्स पर भाव है 50,274, 7 रुपए नीचे है मैच, क्या ट्रेड लिया जाए? गुड इवनिंग भूपेंद्र जी। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट की ट्रेड लेनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर यूएस के 10 साल की ट्रेजरी यील्ड भी देखें तो वो 3.33 है। तो आई थिंक जब तक वो 3 के ऊपर है तब तक डॉलर मजबूत रहेगा, और गोल्ड में जो है वो आई थिंक शॉर्ट ही रहेगा। तो ओवरऑल आज के दिन अराउंड 50,400 के करीब आता है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, तो शॉर्ट कर सकते हैं 50,000 के टारगेट के लिए, और 50,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर ट्रेडिंग के लिए। कि अब मनोज जी आप बताइए, बीरेन जी कह रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में बेशक दाम थोड़े और कम हो जाएं $40-50, लेकिन इंडियन मार्केट का सेंटीमेंट उनको मजबूत लग रहा है एमसीएक्स पे। आप इससे सहमत हैं क्या? आपको भी लगता है कि हाँ विदेशी बाजार में गिरावट ज्यादा रहेगी लेकिन एमसीएक्स पर अब कुछ सपोर्ट मिलेगा? सर मेरा इंडियन रुपीज में बताना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि रुपए को बहुत ज्यादा ट्रैक करना मैं नहीं करता। नहीं सर, यही का बता, लेकिन आज आपको बताना पड़ेगा रुपये में, क्योंकि लेकिन एक बात मैं ट्रेंड जरूर बता सकता हूँ कि देखिए, इंडिया में जो गवर्नमेंट ने इतने सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जो वर्ल्ड की जितने कंट्रीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में ना मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से वो इंफ्यूज कर रहे हैं पैसा ज्यादा, और जिसकी वजह से उनका रुपया बहुत कमजोर हो रहा है। लेकिन पिछले 1-2 महीने में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, देखिए आपने इम्पोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी गोल्ड के ऊपर, ऐसे बहुत सारे उन्होंने मेजर लिए हैं, जिसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं रुपया को अब और कमजोर होने से मतलब रोक रहे हैं। तो अगर ये रोक रहे हैं, देखो आप इम्पोर्ट भी इस महीने केवल 60 टन हुआ, समझे। सिल्वर भी भले पिछले महीने जो है ना 1700 टन हुआ था, इस महीने जो मतलब देशा है वो 1000 टन के ऊपर होने का नहीं है। हाँ। तो इंपोर्ट भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रोक रही है। तो अगर ऐसा होगा तो रुपया और कमजोर होना शायद मुश्किल होगा, और शायद मुश्किल होगा तो जैसे हमारे दोस्तों ने बताया कि डॉलर में जो है वो देख रहे हैं कहीं ना कहीं $1650-1660 के आसपास। ठीक है, तो अगर उसके आसपास आता है तो गोल्ड आपको 48-49,000 दिख सकता है। 48-49 ही ना, उससे ज्यादा तो नहीं फिलहाल तो ऐसा ही सीन दिख रहा है सर। अगर रुपया और मजबूत करेंगे तो कुछ और। ठीक है, तो 48-49 आपका टारगेट है। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। चांदी में आज के लिए क्या किया जाए बीरेन जी? सिल्वर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है इंट्राडे के लिए? इंट्राडे व्यू इसमें नहीं है, बट सिल्वर की फिजिकल शॉर्टेज बेहद है। 15-20 सेंट का प्रीमियम चल रहा है, तो यहाँ भी मैं शॉर्ट तो नहीं जाऊंगा, बट अब मैंने टाइम फ्रेम बदल दी है। मैं थोड़ा इंट्राडे से दूर होना चाहता हूँ। पोजिशनली मैं बुलिश हूँ इसमें। ओके ठीक है, तो ये रहा आपकी चांदी पर। फटाफट क्रूड पर आपका व्यू भाविक जी। क्रूड में अभी इस वक्त कोई ट्रेड आपके लिए, मतलब आपके हिसाब से बन रहा है? जी जरूर सर। क्रूड में भी आज अगर देखें तो 7034 का हाई बना है, और शॉर्ट टाइम फ्रेम में वहीं पे 200 दिन की मूविंग एवरेज आ रही है कि जहां पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो आई थिंक वहीं के करीब अराउंड 7035 से 7050 का लेवल वापस आता है, तो वहां से शॉर्ट कर सकते हैं 6900 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7150 का। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है मंजीत सिंह का, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए मंजीत जी। हाँ जी, कॉटन में क्या करें? कॉटन में क्या करें? ओके, कॉटन में हालांकि अभी
एक महीने में करीब करीब 25% कॉटन के दाम गिरे हैं। आज उस गिरावट के बाद थोड़ी सी तेजी आई है कॉटन में 200-250 रुपए की। क्या किया जाए बीरेन जी कॉटन में, क्योंकि अब तो नई आवक भी शुरू होगी कॉटन की, तो आपके हिसाब से क्या ट्रेड इस वक्त कॉटन में लेना चाहिए? फिलहाल मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा है स्लोली, क्योंकि अराइवल बढ़ रही है, टाइटनेस हालांकि है, बट तो भी मैं ऐसा मानता हूं कि ये भाव ट्रेडेबल नहीं है। अगर 38,000 का प्राइस मिल सकता है तो शॉर्ट जाना चाहिए, बट ये प्राइस पे दोनों साइड रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करते। ठीक है, ओके। अगला सवाल है सतीश का, मध्य प्रदेश से हैं, पूछिए सतीश जी। हेलो जी पूछें। गेहूं का पूछना है सर। ओके, गेहूं के बारे में 3,000 कब तक पहुंच जाएगा? 3,000 बताइए भाविक जी। जी माफ कीजिए भतीजे जी। अच्छा, आप ट्रैक नहीं करते। बीरेन जी आपके हिसाब से गेहूं का प्राइस क्या होगा सर आगे? वो मध्य प्रदेश से है तो मैं एक्स इंदौर के हिसाब से उनको बताऊंगा। एक्स इंदौर के हिसाब से मैं 2800 तक देख रहा हूँ दिवाली के पहले। एक्स दिल्ली के हिसाब से इसको 2950 मान सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई व्हीट के ऊपर। नेक्स्ट कॉलर ओम प्रकाश हैं, महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए ओम प्रकाश जी। टीवी का वॉल्यूम कम करिए फिर सवाल पूछिए सर प्लीज। आपकी हो गई व्हीट के ऊपर। नेक्स्ट कॉलर ओम प्रकाश हैं। टीवी का वॉल्यूम कम करें फिर पूछें ओम प्रकाश जी। अली सर मैं सिल्वर में जाना चाहता हूँ, आज क्या कर सकते हैं? चांदी में। अच्छा, आज के लिए चांदी पर कोई कॉल भाविक जी आपकी, जो जहां पर लगता हो आपको कि ट्रेड बन सकता है? जी जरूर सर। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में अगर 53,800 के करीब आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 53,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं इंट्राडे 54,400 का। क्योंकि चांदी में अगर स्पेकुलेटिव पोजीशन पे देखें तो अप्रैल 2018 से सबसे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन है और शॉर्ट कवरिंग भी हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं और थोड़ा नीचे आ सकता है, तो इंट्राडे 53,800 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है राजकुमार मित्तल का, कोटा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए मित्तल साहब। सर नमस्कार। सर मेरा सवाल ग्वारगम पे है। ग्वारगम में क्या करना चाहिए सर? लॉन्ग टर्म पोजिशनल कॉल के लिए पूछ रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए ग्वारगम में क्या करना चाहिए? बीरेन जी बताइए सर, ग्वारगम में लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग दिखती है सर आपको या अभी रुकना चाहिए? गवार और गवार दोनों के चीज में गम में पर्टिकुलर इन्वेंटरी काफी है, मींस माल बोझा ज्यादा है इसका। गवार की इफेक्ट, गवार की एप्लीकेशन तो गम में भी होती है, चूरी कोरमा में भी होती है, तो मेरी प्रेफरेंस गवार ज्यादा रहता है। वैसे भी मैं स्टॉक के हिसाब से कच्चा माल ज्यादा प्रेफर करता हूँ, फिनिश प्रोडक्ट कम प्रेफर करता हूँ। तो आप बताइए कच्चे माल में क्या किया जाए? ग्वार सीड लिया जाए इस भाव पर, ठीक लग रहा है आपको? 4900 के आसपास का भाव या उससे नीचे का भाव? हाँ, तो वही ऑप्शन है तो बेटर है, गवार इज बेटर बेट, बट प्राइस के हिसाब से यहाँ से थोड़ा रुकना चाहिए। 4,700 इज अराउंड गुड लेवल के, जहाँ से आपको रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फायदेमंद, मींस 200 का रिस्क 600-700 का गेन आप देख सकते हो। 4700 कुड बी बेटर लेवल फॉर गवार। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 150 रुपए तक की गिरावट के लिए वेट करें, है ना? ओके, यस, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अगर 4700 के आसपास भाव आ जाता है ग्वार का, तब आप नई खरीद कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं और विपिन हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछिए विपिन जी। हाँ सर, कैस्टर सीड में अभी तक बुआई का आंकड़ा कितना है और आने वाले दिनों में आउटलुक कैसा रहेगा कैस्टर में? बीरेन जी बताइए सर, कैस्टर पर आपका व्यू, कुछ डेटा आपके पास है? सोइंग की रिपोर्ट, क्रॉप की रिपोर्ट? लास्ट ईयर की तुलना में अब तक 70-80,000 हेक्टर गुजरात में ज्यादा हुआ है। राजस्थान की बुआई काफी ज्यादा है, प्रोबेबली 25-30% ज्यादा है अब तक। बट कैस्टर में नॉर्मली बुआई सितंबर एंड तक होती है, तो फाइनल पिक्चर बुआई का सितंबर एंड में थोड़ा क्लियर होगा, क्योंकि जहां से कपास मूंगफली निकलेगा वहां भी कैस्टर आता है। ओके, ठीक है। तो 7,386 ये क्लोजिंग प्राइस है कैस्टर का।
चलिए आगे बढ़। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अमित हैं बंगाल से। पूछिए अमित जी। सर हम बोल रहे हैं कि पाम ऑयल का दाम कैसा रहेगा, कभी खरीदने के लिए सही वक्त है क्या? पाम कहाँ खरीदते हैं आप, मतलब आप स्टॉकिस्ट हैं क्या, स्टॉक करते हैं? नहीं हम यहाँ पे सेक्टर से खरीदते हैं, लोकल से खरीदते हैं। अच्छा, आज ही देखिए पाम तेल के दाम बहुत गिरे हैं। मलेशिया में 1.5 महीने के निचले स्तर पर आ गया है पाम तेल का भाव और लगातार दाम कमी हो रहे हैं। तो बीरेन जी, क्या अभी खरीद लें इस भाव पर या रुके रहें, कुछ और सस्ता मिलेगा पाम? इसमें फ्यूचर्स मार्केट नहीं है, तो ये ओटीसी मार्केट होते हुए घर घर के दाम जैसी सिचुएशन होगी, तो ये देखते हुए मेरे पास उनके लिए कोई एडवाइस नहीं है। अच्छा, आपके पास है कोई एडवाइस भाविक जी? जी नहीं, जैसे बीरेन जी ने बताया कि अभी तो फ्यूचर में भी ट्रेड नहीं हो रहा है, तो अभी उसका आउटलुक बताना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मोहित है नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। पूछिए मोहित जी। मैं बोल रहा हूँ कि सोयाबीन में क्या करना चाहिए, मतलब मेरे पास कुछ सोयाबीन पड़ी हुई है तो उसको सेल कर दें कि रुके अभी? सोयाबीन में क्या करना चाहिए, बीरेन जी क्या करना चाहिए आपके हिसाब से सोयाबीन में भी? सोयाबीन में निकाल देना बेटर रहेगा। पुराना स्टॉक काफी है, अराउंड 35-40 होगा मेरे हिसाब से, मिनिमम 30 तो होगा। और नई फसल भी ठीक ठाक डिसेंट बोल रहे हैं। अभी तो जो प्राइमरी आकलन है वो 110 समथिंग का आ रहा है, उसके सामने डिमांड की पैरिटी नहीं है, एक्सपोर्ट की पैरिटी, तो ये देखते हुए निकल जाना बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दाल की, और दाल को लेकर दो खबर है। पहली खबर तो यह है कि सरकार ने जो मूंग की खरीद है उसकी लिमिट यहाँ पर बढ़ाई है। एक खबर है, पहले 25 क्विंटल की लिमिट थी मध्य प्रदेश में, जो खबर आई है कि पीएसएस स्कीम के तहत मूंग उड़द की खरीद की लिमिट बढ़ी है। पीएसएस यानी प्राइस सपोर्ट सिस्टम, और एक किसान से रोजाना 40 क्विंटल खरीद की योजना है, जो कि पहले 25 क्विंटल थी, ताकि दालों की खरीद बढ़ाई जाए। पहली खबर तो ये है दाल को लेकर। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये है कि चने की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है और अब एमएसपी के मुकाबले, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के मुकाबले, मंडियों में चने का भाव 900 रुपए तक नीचे आ गया है। 4300 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास मंडियों में चना बिक रहा है, जबकि एमएसपी 5230 रुपए प्रति क्विंटल है। इस दोनों खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील बलदेवा, जो कि आपटा के प्रेसिडेंट हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं आपसे चने वाली खबर पर बात करूंगा। सर, चने के दाम तो बहुत टूट गए सर, क्यों गिर रहे हैं इतने दाम? चने की फसल अच्छी थी और जैसा मोदी जी आपने देखा कि सरकार के आंकड़े भी बहुत थे, 118 लाख हेक्टेयर में सरकार के हिसाब से बिजाई हुई थी, तो उसको देखते हुए 24 लाख टन की सरकार का प्रोक्योरमेंट भी हुआ था, क्योंकि चना जो है सरकार ने केवल 25% खरीदना होता है। और जैसा आपने अभी बताया कि मसूर, तुअर और उड़द, ये सरकार ने इस बार अगले सीजन में, आने वाले सीजन में इसकी प्रोक्योरमेंट के लिए बढ़ाया है, क्योंकि सरकार के पास ये तीनों दालें नहीं है। तो सरकार को थोड़ा कंसर्न है, यदि तेजी जाती है तो इसमें प्राइस को स्टेबलाइज रखने के लिए इनके पास कोई माल नहीं है, ताकि उपभोक्ता को राहत दे सके। तो और इंटरनेशनल मार्केट में दाम बहुत ऊपर है, इसलिए सरकार इन तीन चीजों की तरफ तो ध्यान दिया है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के पास चना बहुतायत में है। सरकार ने 8 रुपए डीबीआर से 8 रुपया नीचा करके स्टेट को भी ऑफर किया है कि वो विभिन्न अपनी योजनाओं में सरकार से चना ले सकती है। डीबीआर जरूरी नहीं एमएसपी पे हो, डीबीआर उनका एक अलग तरीका है निकालने का, उससे 8 रुपया नीचे, मतलब आप ये समझिए कि करीबन 40-42 की रेट में सरकार जो है स्टेट को देगी, और वही रेट सरकार लगभग ओपन मार्केट में बेच रही है। हमने 2-3 दिन पहले देखा कि महाराष्ट्र में सरकार ने 4450 में माल ओपन सेल में बेचा था, जो 2021 का माल था, और 2022 का माल है वो राजस्थान में 46 भी दे रही है। तो सरकार चूंकि 2021 और 2022 के माल कंटिन्यू बेच रही है ओपन सेल के, इसलिए बाजार के भाव टूट गए और ये मंडियों के भाव भी टूट के 43 और 44 रुपये हो गए। इसके दो गलत इफेक्ट पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि सरकार 25% खरीदती है, व्यापारी और डीलर जो है वो 75% माल खरीदता है, या फिर किसान के पास भी माल होता है। अभी भी किसान का माल भी मंडियों में आ रहा है, वो माल नीचे बिक रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा, सरकार
कुछ एक लैंडमार्क नहीं बनाएगी कि कोई मुझे एमएसपी जो प्रोक्योरमेंट कर रहा हूँ वो ओपन मार्केट में मुझे एमएसपी से नीचे नहीं बेचना या मुझे इस रेट से नीचे नहीं बेचना, तब तक व्यापारी को ये पता नहीं रहेगा कि मुझे किस भाव माल खरीदना है। इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आने वाली फसल में फरवरी मार्च में व्यापारी माल खरीदने नहीं जाएगा, यदि क्योंकि पिछले 3 साल से व्यापारी माल खरीदता है और सरकार उसको जो ही प्रोक्योरमेंट होती है उस माल को 7 रुपये 8 रुपये या 9 रुपये नीचा करके बेचने लग जाती है। तो व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया और व्यापारियों की अब ताकत नहीं है कि 3 साल बाद चौथे साल भी घाटा उठाने की ताकत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगले साल व्यापारी माल खरीदने नहीं जाएगा, इसका एक बहुत बुरा प्रभाव। अच्छा, एक सवाल सुनील जी आपसे और, ये जो ओपन मार्केट में जो खरीद की लिमिट बढ़ाई है इस पर क्या कमेंट है आपका? हाँ, जैसा मैंने बोला कि यदि तुअर, उड़द और मसूर इसकी यदि खरीद बढ़ती है तो आगे आने वाले दिनों में हमें इसके प्राइस जो है वो फर्म होते दिखाई देंगे, क्योंकि मूंग की एमएसपी बहुत ज्यादा है, तुअर हालांकि एमएसपी से ऊपर चल रही है लेकिन उड़द भी एमएसपी के आसपास है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों चीजों में जब तक सरकार के पास माल नहीं आएगा इसकी सप्लाई थोड़ी टाइट रहेगी, क्योंकि सरकार के पास भी माल नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में भी भाव हो जाता है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका, बीरेन जी आपका, भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं और खबरों पर अपना रिएक्शन देने के लिए।